हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएच सिस्टम के बारे में। और आरएच सिस्टम के माध्यम से हम एक रोग के बारे में पढ़ेंगे जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। ये काफ़ी आम आजकल ये रोग हो गया है। और ये क्या है, क्या रोग है ये ब्लास्टोसिस फिटेलिस जो रोग है वो क्या रोग है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो देखते हैं क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग को जानने से पहले हम जानेंगे आरएच सिस्टम के बारे में। यानी आरएच सिस्टम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएच कारक भी कहते हैं। आरएच कारक, या आप इसको क्या कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो आर एच प्रतिजन, आर एच प्रतिजन, या आप इसको कह सकते हो आपका एंटीजन। ठीक है। अब ये आर एच कारक क्या है, प्रतिजन क्या है, देखो इसकी जो खोज है, जो खोज करने का जो काम है वो दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक तो था आपका कार्ल लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर आपके इस कारक की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने इसको खोजा था 1940 के अंदर। लैंडस्टीनर आपके जो आपके ब्लड ग्रुप है उनके बारे में जानकारी लैंडस्टीनर ने दी थी, लेकिन आरएच कारक के बारे में जो खोज की थी वो लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर किया था ये काम 1940 में। और ये खोजा गया था रिसस नामक जो बंदर है, रिसस नामक बंदर में, या कोई प्रजाति है बंदरों की, उनके अंदर इसको देखा गया था। सबसे पहले इसको खोजा गया था। तो इस रिसस से ही यहाँ आर लिया गया है, ये आर एच लिया गया है। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया आर एच कारक, या आर एच प्रतिजन, या आर एच एंटीजन जो इंग्लिश में कहते हैं। अब अगर ये जो आर एच कारक है वो रियल में होता कहाँ है। आर एच जो कारक होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, जिनको हम रक्ताणु कहते हैं, रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उन जो रक्ताणु होती है, जैसे मान लो ये आरबीसी है, इन आरबीसी की जो सतह होती है, इस सतह पर क्या पाया जाता है, आपका आर एच फैक्टर पाया जाता है, आर एच कारक पाया जाता है, जिसको आर एच फैक्टर भी आप कह सकते हो, आर एच फैक्टर। तो ये क्या है, ये आरबीसी जो रक्ताणु है, हमारी इरिथ्रोसाइट्स है, उसकी सतह पर पाया जाता है। जिस व्यक्ति में आर एच कारक या आर एच जो आपका फैक्टर मौजूद है, उसको तुम क्या कहेंगे, आर एच धनात्मक, उसको तुम क्या कहेंगे, आर एच धनात्मक। और जिनकी आरबीसी के सतह के ऊपर आपका आर एच कारक मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं आर एच नेगेटिव, यानी आर एच ऋणात्मक। तो जिनकी आरबीसी की सतह पर आर एच मौजूद है, पाया जाता है, तो वो आर एच पॉजिटिव धनात्मक कहलाएगा। और जिसकी आरबीसी की सतह पर आर एच कारक मौजूद नहीं है, फैक्टर मौजूद नहीं है, तो उसको आर एच ऋणात्मक उसकी ब्लड ग्रुप को कहते हैं भाई, वो उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के अंदर 93% जो लोग हैं वो क्या है, आर एच पॉजिटिव है। और पीछे बच गए आपके 7%, वो क्या है, आर एच नेगेटिव है, जिसकी आरबीसी की सतह पर यह आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है। बात करें विश्व की, तो विश्व के अंदर 85% जो लोग हैं वो आर एच क्या है, पॉजिटिव, और 15% जो पीछे बच गए हैं वो है आर एच नेगेटिव। तो ये तो हो गया आर एच सिस्टम। आर एच हमने फैक्टर के बारे में तो जान लिया है। अब इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ ये हमारा रोग है, तो इस रोग के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब बात करेंगे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के बारे में। अब ये नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये रोग क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। देखो यह नाम आया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिटस का मतलब है गर्भस्थ शिशु से लिया गया है, फिटस गर्भस्थ शिशु, फिटेलिस बन गया उससे।
और इरिथ्रो, ये इरिथ्रो लिया गया आपका कहाँ से, आरबीसी से। इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं आरबीसी को। तो ये आरबीसी में, आरबीसी का इसमें लयन होता है, इसलिए ये आरबीसी से जुड़ा हुआ रोग है, इसलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस। आरबीसी का लयन होता है, ब्लास्टोसिस यानी वो खराब हो जाती है, उनका लयन हो जाता है। और फिटेलिस यानी गर्भस्थ शिशु के लिए लिया गया, इसलिए नाम पड़ गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। या इसको हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसका दूसरा नाम क्या है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो गर्भ यहाँ लिया गया गर्भस्थ शिशु से। रक्ताणु का मतलब यहाँ क्या है, आरबीसी, और कोरकता का मतलब हीमोलाइसिस यानी आरबीसी का नष्ट होना, खराब होना, कम होना, ये प्रॉब्लम्स। तो इसको गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं। अब होता क्या है, देखो, जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएच कारक मौजूद है वो पॉजिटिव है, जिनकी नहीं है वो नेगेटिव है। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर अगर आरएच कारक मौजूद है तो हम उस ब्लड ग्रुप को कह रहे हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या आरएच पॉजिटिव धनात्मक। अब ये आरएच आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अब इसके जो एंटीजन होता है किसी भी प्रकार का, तो उस एंटीजन का कोई विरोधी हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, जो हमारे ब्लड में ही होता है। ब्लड का हमारा एक भाग होता है क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा में कई प्रकार की क्या मिलती है, एंटीबॉडी मिलती है। एंटीजन के विरुद्ध वो काम करती है। जो भी बाहरी कोई भी चीज़ होती है उसको एंटीजन माना जाता है, जो शरीर के अंदर उसके विरुद्ध में जो बनाई जाती है वो एंटीबॉडी, जो प्लाज्मा में होती है। लेकिन होता क्या है, जो आरएच आपका कोई नेगेटिव वाला कोई ब्लड ग्रुप है जिसका, उसमें आरएच एंटीजन मौजूद ही नहीं है, तो उसके रक्त के जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध बनती है। तो जिनके ब्लड ग्रुप में आरएच कारक है ही नहीं, आरबीसी सतह पर आरएच फैक्टर मौजूद ही नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से उनके प्लाज्मा के अंदर उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी भी मौजूद नहीं होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आरएच नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है या रक्त है, और उसको क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, आरएच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं, आरएच पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं। अब इसकी जो प्लाज्मा था उसमें ऑलरेडी पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं था, क्योंकि आरएच प्रतिजन ही नहीं था, तो एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव को दे दिया, जब ये इसके संपर्क में आया, तो इस ब्लड ग्रुप में इस आरएच प्रतिजन, ये एंटीजन है हमारा, एंटीजन या प्रतिजन, तो इस प्रतिजन या एंटीजन के विरुद्ध इसके ब्लड ग्रुप में क्या बन गया, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गया, जो पहले नहीं था। प्राकृतिक तौर से इसके प्लाज्मा में पहले एंटीबॉडी नहीं था, क्योंकि आरएच एंटीजन ही नहीं था, तो एंटीबॉडी भी नहीं था। लेकिन जब आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को बार बार आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दिया गया, यानी आरएच एंटीजन युक्त या प्रतिजन युक्त ब्लड इसको दिया गया, जैसे ब्लड संपर्क में आया तो इस एंटीजन के विरुद्ध उसके शरीर में क्या बना ली गई, एंटीबॉडी बना ली गई, और उसको नाम दिया हमने एंटी आरएच एंटीबॉडी, जो उसके प्लाज्मा में बनी, जो पहले नहीं थी। अब ये एंटीबॉडी ही दिक्कत करती है। तो अब बातें हैं मेन हमारी प्रॉब्लम्स पर। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई महिला है और महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो है आरएच नेगेटिव, और इसकी शादी हो जाती है ऐसे पुरुष से जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, आरएच पॉजिटिव। अब यहाँ दिक्कत होती है, इसके शिशु को, ये जो कपल्स है इनके शिशु को दिक्कत होती है, इन दंपति को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब महिला का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, उसमें आरबीसी की सतह पर किसी प्रकार का आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन इस पर है। अब ध्यान रखना, आरएच पॉजिटिव प्रभावी होता है, इसीलिए 93% लोगों में इंडिया में, और ये होता है अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब यह है कि ये प्रथम पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, छिपा रह जाएगा, और प्रभावी लक्षण अपने आप को व्यक्त कर पाएगा। अब होता क्या है,
इनकी जब शादी हो जाती है तो ये जो महिला है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है RH नेगेटिव, इसने क्या किया, गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया गया तो मेल और फीमेल के जब गैमेट्स का मिलन हुआ तो ये जो RH कारक होता है वो क्या होता है, वंशागत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और प्रभावी होता है। इसलिए गर्भस्थ जो शिशु है ये प्रभावी होने के कारण, वंशागत होने के कारण गर्भस्थ शिशु है उसका ब्लड ग्रुप भी कैसा हो जाएगा, RH पॉजिटिव, क्योंकि प्रभावी है। अब ये जो महिला है जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उसके पेट में, कहने मतलब जो गर्भाशय में पल रहा जो बच्चा है, जो शिशु है, वो वंशागत RH पॉजिटिव प्रभावी होने के कारण वो कैसा हो जाता है, RH पॉजिटिव वाला हो जाता है। अब माँ और जब शिशु का जो ब्लड है वो जो प्रसव की जब क्रिया होती है तब वो मालूम मिल जाते हैं या मिलते हैं ब्लड ग्रुप। तब क्या होता है, जो माँ होती है उसका जो यूटेरस होता है उसमें जो शिशु होता है वो अपनी माँ से क्या होता है, एक संरचना द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, अपरा, आंवल या प्लेसेंटा, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, इम्पोर्टेंट है। अस्थायी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसके माध्यम से ये बच्चा अपनी माँ से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अब होता क्या है कि प्रथम प्रसव के दौरान ये कोई प्रॉब्लम होती नहीं है नॉर्मली, क्यों नहीं होती देखना। अब जब प्रसव की क्रिया होती है तो इस अपरा के माध्यम से ये जो RH कारक है, जो माँ के ब्लड में तो RH कारक नहीं था इसलिए तो उसको हमने क्या कहा, RH नेगेटिव कहा, लेकिन शिशु के ब्लड में RH मौजूद है इसलिए उसको हम RH पॉजिटिव कह रहे हैं। वो इसके माध्यम से माँ के ब्लड में जाके घुल मिल जाता है। अब माँ ऑलरेडी क्या थी, नेगेटिव थी, उसके शरीर में RH कारक या एंटीजन मौजूद ही नहीं था, तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं था। लेकिन जैसे ही शिशु वाला जो RH पॉजिटिव इसके ब्लड में जाता है तो उस RH पॉजिटिव के विरुद्ध उसके माँ के ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें उसके विरुद्ध क्या बना दिया जाता है, एंटी-RH एंटीबॉडी बना दिया जाता है इस एंटीजन के विरुद्ध। लेकिन प्रथम डिलीवरी के दौरान, प्रथम प्रसव जो प्रसव की क्रिया होती है या शिशु पैदा होता है उस दौरान ये RH कारक या जो RH एंटीबॉडी है वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, इसलिए प्रथम जो शिशु होता है उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं या उसको कोई नुकसान नहीं होता है, वो सामान्य डिलीवरी हो जाती है क्योंकि एंटी-RH एंटीबॉडी कम बनते हैं, माँ के ब्लड में कम है वो भी, तो वो उस शिशु को कोई ज़्यादा मतलब किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचाते। अब जब सेकंड टाइम हमने कहा ना, बार बार RH नेगेटिव वाले को जब RH पॉजिटिव बार बार जब ब्लड दिया जाता है तब ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा गंभीर रूप लेती है। अब सेकंड टाइम जो शिशु पैदा हुआ वो भी फिर से RH पॉजिटिव वाला ही है और होगा ही, क्योंकि प्रभावी है RH पॉजिटिव, तो ये वंशागत रूप से आएगा। और इस बार जो ऑलरेडी माँ के जो प्लाज्मा है उसके अंदर इस RH पॉजिटिव के विरुद्ध ऑलरेडी क्या बनी हुई है, एंटी-RH एंटीबॉडी बनी हुई है। जैसे ही माँ जो है वो महिला गर्भ धारण करेगी तो ये जो इसके विरुद्ध जो ऑलरेडी बनी हुई थी एंटी-RH एंटीबॉडी वो अपरा या आंवल के माध्यम से शिशु के अंदर आएगी, शिशु के ब्लड में आएगी। और आने के बाद शिशु के जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीजन का विरोध करती है, उससे लड़ती है, उसका लयन करती है। तो ये RH क्या है, एक कारक है, एक एंटीजन है, इसके विरुद्ध एक सेना आती है एंटीबॉडी और वो उससे लड़ती है और ये आपके क्या कर देती है, जो रक्ताणु होता है, जो RBC होता है, शिशु वाला RBC या उसके ब्लड का RBC बच्चे वाले का, उसका क्या कर देता है, लयन कर देता है, हिमोलाइसिस कर देता है, उसको नष्ट कर देता है RBC को। इसीलिए इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, गर्भ रक्ताणु को रखता। और जब बच्चे की RBC नष्ट हो जाती है तो बच्चा क्या हो जाता है, या तो समय से पूर्व ही वो पैदा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समय से पूर्व पैदा हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड शिशु की बात हो रही है, पहला तो सामान्य पैदा हो जाता है। दूसरी बात, यह रक्तालपता रोग से ग्रसित होते हैं, यानी एनीमिया रोग से ग्रसित होते हैं।
उनके शरीर में आरबीसी की कमी रहती है, या जो शिशु है वो क्या हो जाता है, गर्भ के अंदर ही क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो समय से पूर्व डिलीवरी, रक्ताल्पता एनीमिया से ग्रसित शिशु या मृत शिशु, ऐसे शिशु को कहते हैं रिसस शिशु। ऐसे शिशु को नाम दिया गया है रिसस शिशु। अब बचाव क्या है इसका? तो बचाव इसका सीधा सा कि है कि जो प्रथम जो डिलीवरी हुई है, या जब हमको ऑलरेडी पता है कि महिला RH नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप जब हम चेक कराते हैं तो क्या होता है, प्रथम प्रसव के 72 घंटा पहले 72 आवर्स पूर्व एक रोहेगम का एक टिक्का लगता है। और ये रोहेगम क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, RH एंटीबॉडी एक टिक्का होता है। इसके विरुद्ध एक टिक्का होता है, जो ये एंटीबॉडी बनी है, RH एंटीबॉडी बनी है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जो RH एंटीबॉडी बनी है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो महिला का रक्त पहले जैसा सामान्य हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, तो सेकंड शिशु को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये टिक्का लगता है, जिसको आप प्रसव से 72 घंटा पूर्व इसको लगाना होता है, जिसको रोहेगम नाम दिया गया है, या इसका एक और नाम है, वो है आपका इसका इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो प्रसव से 72 घंटा पूर्व लगता है, जो एक तरह का क्या है, RH एंटीबॉडी का एक टिक्का है, जो इसको क्या कर देता है, बनी हुई एंटीबॉडी को वापस नष्ट कर देता है। दूसरी बात, ये जो शिशु है इसका संपूर्ण जो रक्त है उसको चेंज करके भी शिशु को बचाया जा सकता है। सारे के सारे ब्लड को रिफ्लेश किया जाता है और शिशु को बचाया जा सकता है। इस प्रकार का ये रोग है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। धन्यवाद।